हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 12। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली कहानियाँ आप सुन सकें। अगले दिन सुबह का समय, सुबह के 10 बज रहे होते हैं और पैलेस के बाहर गार्डन में ही हल्दी के लिए काफी अच्छा सा डेकोरेशन किया गया था, जहां पर आर्यन और पाखी दोनों को ही हल्दी लगने वाली थी और यहाँ की सारी तैयारी खुद समर ने की थी और उसने सब कुछ काफी अच्छे तरीके से किया था क्योंकि पाखी उसकी बहन थी और समर पाखी से उतना ही प्यार करता था जितना प्यार वह अपनी बहन तन्वी से करता था। इसलिए सारी तैयारी उसने खुद ही अपने सामने करवाई थी, जो मोहिनी को बहुत पसंद आई थी। दोनों ही घर वाले गार्डन में पहुंच चुके थे, यहाँ तक कि आयु भी समर और अपने नाना के पास ही बैठी हुई थी और सारे ही लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी तभी वहां पर आर्यन पीला कुर्ता और पजामा पहने आ जाता है, जो उस कुर्ते में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। और आर्यन के साथ ही आयान भी था, जिसने खुद भी पीली शर्ट पहनी हुई थी और वह भी काफी अच्छा लग रहा था। आर्यन को वहां पर देखकर मोहिनी नयन से बोली, नयन, जाकर पाखी को भी ले आओ, फिर हम सभी हल्दी की रस्म करेंगे। जी बड़ी माँ, मैं अभी भाभी को लेकर आती हूँ। इतना बोल नयन जाने को होती है तो उसे सामने से ही पाखी नजर आ जाती है, जो तनु के साथ वहां पर आ रही थी। इस समय पाखी ने येलो कलर की काफी सुंदर लहंगा पहना हुआ था, जिस पर येलो कलर के ही फूलों से बने हार पहन रखे थे। इस समय पाखी काफी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ रही थी। जब आर्यन और आयान दोनों की ही नजर पाखी पर पड़ती है तो उन दोनों के ही दिल की धड़कन काफी जोरों से शोर करने लगती है और वे दोनों ही बिना पल के झपकाए पाखी को देखने लगते हैं। जब पाखी की नजर भी उसे ही देख रहे आर्यन पर पड़ती है तो उसके दिल को एक अलग ही सुकून का एहसास होता है, मगर आयान को देखते ही पाखी का दिल नफरत से भर उठता है और वह उससे अपनी नजरें फेर लेती है। बहुत ही प्यारी लग रही हो पाखी तुम, मोहिनी पाखी को देख बोली, जिसे सुन पाखी मुस्कुरा देती है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। ठीक वैसे ही आर्यन भी जल्दी से पाखी के बगल में जाकर बैठ जाता है, जिसे देख पाखी और बाकी सभी मुस्कुराने लगते हैं, मगर आयान को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पाखी और आर्यन को इस तरह से साथ देखकर आयान का मन एक पल के लिए ऐसा करता है जैसे वह खुद जाकर आर्यन की जगह पर बैठ जाए और आर्यन से कह दे कि पाखी से उसकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि पाखी उसकी पत्नी है। मगर वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो उसके सारे ही घर वाले उससे काफी सारे सवाल करने लग जाते। आयान अपनी सोच में गुम था। तभी उसके कानों में एक मीठी सी आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर आयान जैसे ही सामने देखता है वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। मॉम, क्या मैं भी आपको और अंकल को हल्दी लगा सकती हूँ? आयशा बड़ी ही मासूमियत के साथ प्यार से बोली, जिसे सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। हाँ आयु, बिल्कुल तुम अपने मॉम और डैड को हल्दी लगा सकती हो, तनु प्यार से आयु के पास जाकर बोली। और तनु की बात सुनकर आर्यन भी हाँ में अपना सर हिला देता है, मगर जैसे ही आयान की नजर आयु पर जाती है वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं। उससे भी ज्यादा हैरान वो ये जानकर होता है कि आयु पाखी की बेटी है, जिसे जानकर आयान को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। और अगर पाखी की बेटी आयु है तो उसका पिता कौन हो सकता है? मगर तभी उसे यह ख्याल आता है कि आयु का पिता वो खुद भी हो सकता है, जिसे सोचते ही आयान की आंखें चमक उठती है। मगर पाखी को आर्यन के साथ देख आयान की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और इधर आयु अपने दोनों हाथों में हल्दी लेकर पहले आर्यन को लगाती है और फिर पाखी को लगाती है और दोनों को हल्दी लगाकर वो काफी खुश हो रही होती है। जिसके बाद सभी एक एक करके उनको हल्दी लगाने लगते हैं। आयान, आप भी हल्दी लगाओ, तनु आयान को देखते हुए बोली।
तनु की बात सुन आयान उसे ही देखने लगता है। आप भी हल्दी लगाओ ना, सभी ने हल्दी लगा दी। अब आप भी अपने छोटे भाई और उसकी होने वाली पत्नी को हल्दी लगाओ। तनु वापस से अपनी आंखों में चमक लिए बोली, हाँ आयान, तुम भी हल्दी लगाओ बेटा। मोहिनी भी आयान को देख बोली। उन दोनों की बात सुन आयान को काफी गुस्सा आ रहा होता है, मगर वह किसी तरह से अपने गुस्से को शांत कर पाखी और आर्यन को देखता है, जो उसे ही देख रहे होते हैं, जिन्हें देखकर आयान धीमे कदमों से चलते हुए दोनों के पास जाता है और अपने हाथ में हल्दी लेकर पहले तो आर्यन के दोनों गालों पर लगाता है और उसे देखकर मुस्कुरा देता है। वो वापस से हल्दी लेकर पाखी को देख रहा होता है, जो उसे बिना किसी भाव से देख रही होती है। अंकल, हल्दी लगाओ ना मेरी मॉम को। आयु आयान को ऐसे रुकते देख बोली। आयु के मुंह से खुद के लिए अंकल सुनकर आयान को बहुत बुरा लगता है, मगर आयान पाखी के गाल पर भी हल्दी लगाकर वहां से चला जाता है, जिसे ऐसे जाते देख सभी थोड़े हैरान होते हैं, मगर कोई भी कुछ नहीं कहता है। आर्यन बेटा, तुम जाओ और जाकर नहा लो और थोड़ा आराम कर लो। मोहिनी अपने बेटे को देखकर बोली, पाखी तू भी चल और जाकर नहा ले, वैसे भी कितनी सारी हल्दी लगी है तुझे। तनु पाखी से बोली, जिसे सुन पाखी हाँ में अपना सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। इधर नयन अपने दोनों हाथों में हल्दी लिए समर के पीछे ही आ रही होती है और उसे देखकर चिल्लाते हुए बोली, समर रुको, रुको ना समर। कहते हुए ही नयन समर के पीछे भाग रही होती है। नयन की बात सुन जैसे ही समर रुकता है, ठीक वैसे ही नयन समर के दोनों गालों पर हल्दी लगाकर वहां से भाग जाती है, जिसकी इस हरकत को देखकर समर को समझ नहीं आता कि ये लड़की उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है और उसे ऐसे परेशान क्यों कर रही है। ये सब सोचकर समर परेशान सा हो जाता है और वह भी अपने कमरे में चला जाता है। इधर पाखी भी अपने कमरे में आती है और वह जैसे ही डोर बंद करने वाली होती है, ठीक वैसे ही वहां पर आयान आ जाता है, जिसे देखकर पाखी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और जैसे ही डोर बंद करने वाली होती है, ठीक वैसे ही आयान जोर से धक्का देकर अंदर आ जाता है और अंदर से ही डोर लॉक कर लेता है, जिसकी इस हरकत को देखकर पाखी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बिना सोचे समझे ही आयान की बाह पकड़ उसे अपनी तरफ मोड़ती है और जोर से एक थप्पड़ आयान के गाल पर मार देती है, जिसके ऐसे थप्पड़ मारते ही आयान पाखी को उसकी दोनों बाहों से पकड़ लेता है और काफी ज्यादा गुस्से में उसे देखकर बोला, आयु मेरी बेटी है, आयु मेरी बेटी है ना, बोलो पाखी, आयु मेरी बेटी है। कहते हुए ही आयान की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो जाती है। नहीं, वो तुम्हारी बेटी नहीं है, सुना तुमने, नहीं है आयु तुम्हारी बेटी। पाखी आयान की दोनों बाहें झटक कर बोली, अगर वो मेरी बेटी नहीं है तो फिर मेरी तरह क्यों दिखती है? क्यों उसकी शक्ल मुझसे इतनी मिलती है? क्यों उसकी आंखें, नाक, होठ और कान सभी मुझसे मिलते हैं? आयु को देख साफ पता चलता है कि वो मेरी बेटी है, और अगर वो मेरी बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है? कहो किसकी बेटी है? कहते हुए आयान काफी गुस्से से पाखी की आंखों में देख कर बोला, नहीं है आयु तुम्हारी बेटी। यही बात कितनी बार मैं कहूँ तुमसे, नहीं है आयु तुम्हारी बेटी। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है तो जाकर डीएनए टेस्ट करवा लो, सच्चाई खुद ही तुम्हें पता चल जाएगी। आयु तुम्हारी तरह दिखती है इसका मतलब ये नहीं कि आयु तुम्हारी बेटी हो गई। और तुम्हें सच सुनना है तो सुनो, आयु तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारे देश की बेटी है, यही सच है। जैसे ही पाखी उस इंसान का नाम लेती है, उसे सुनकर आयान की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। जैसे ही पाखी उस इंसान का नाम लेती है, वैसे ही आयान पाखी को काफी ज्यादा हैरानी के साथ देखने लगता है, जिसे इतना हैरान देख पाखी जोर जोर से हंसने लगती है और वैसे ही हंसते हुए बोली, आयान रघुवंशी, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ घंटे अपनी मनमानी मुझ पर कर अपना बीज मेरे अंदर डाल दोगे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम पूरी तरह से गलत हो।
क्योंकि आयु तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई आर्यन की बेटी है। यही सच है। और अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो जाकर डीएनए टेस्ट करवा लो, क्योंकि टेस्ट भी यही बताएगा तुम आयु के पिता नहीं बल्कि चाचू हो। इतना बोलकर पाखी हंसते हुए आयान के चेहरे को देख रही होती है, जो पाखी की इस बात को सुन काफी ज्यादा हैरान होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मजाक कर रही हो या झूठ बोल रही हो? ये सब तुम इसलिए कह रही हो ताकि मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से होने दूं। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम पूरी तरह से गलत हो। आयान काफी गुस्से में पाखी की आंखों में देखते हुए बोला। आयान, आयान तुम सच में कितने बड़े बेवकूफ हो ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी औलाद को अपनी कोख में रखूंगी, वो भी तुम जैसे शैतान की औलाद को, जिसने पहले तो मुझसे जबरदस्ती शादी की और जबरदस्ती ही मेरे साथ संबंध बनाए। मैं तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान की औलाद को जन्म दूंगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, ये सच है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ जरूर बनने वाली थी, मगर जब मुझे ये बात पता चली तभी मैंने तुम्हारे उस बच्चे को गिरा दिया। इतना बोल पाखी आयान को देखती है, जिसके चेहरे पर पाखी की बात सुन दर्द की लकीरें आ गई थी। जिसे ऐसे देख पाखी मुस्कुराई और वापस से बोली, हाँ हाँ, यही सच है। जब मुझे पता चला तुम्हारा बीज मेरे अंदर है, तभी मैंने उस बीज को जो तुम्हारा अंश था उसे मार दिया। और सच कहूं तो ऐसा करते हुए मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हुआ, बल्कि मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मैं तुम जैसे हैवान के बच्चे को जन्म बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी। मगर आयु, वो किसी जबरदस्ती की निशानी नहीं बल्कि प्यार की निशानी है। वो मेरे अंदर मेरी मर्जी से आई है। और यही सच है, आयु के पिता और कोई नहीं बल्कि आर्यन ही है। और आर्यन और आयु दोनों ही बाप बेटी हैं। और मैं काफी खुश हूँ कि आर्यन मेरी बेटी का पिता है, तुम नहीं। इतना बोल पाखी मुस्कुराई। हाउ डेयर यू, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पाखी? तुम मेरे बच्चे को मार कैसे सकती हो? कहते हुए ही आयान की आंखों में काफी सारे आंसू होते हैं और वह पाखी की दोनों बाहें पकड़ उसे काफी गुस्से में देखते हुए बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई थी मेरी इज्जत को अपने पैरों तले रोनने की। जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारे बच्चे को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इतना बोल पाखी हंसने लगती है, मगर पाखी की इस बात को सुन आयान की आंखें और भी ज्यादा आंसुओं से भर जाती है और वह 2 कदम पीछे होकर लड़खड़ा कर गिरने ही वाला होता है। जिसे ऐसे गिरते देख पाखी जल्दी से आयान को संभाल कर खड़ा कर देती है और उस पर हंसते हुए बोली, क्या हुआ आयन रघुवंशी, बुरा लगा जानकर कि मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया? और पाखी हंसने लगती है, हंसते हुए बोली, जाओ, निकल जाओ यहाँ से और मेरी जिंदगी से, और जाते हुए अपना ये मंगलसूत्र भी लेते जाओ, क्योंकि अब से मेरी जिंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है, कोई भी नहीं। इतना बोल पाखी जोर से खींचकर अपने गले में पहना मंगलसूत्र निकाल देती है और उसे आयान के हाथ में रख देती है। साथ ही आयान का एक हाथ पकड़ उसके ही हथेली से अपने मांग का सिंदूर पोंछ देती है। जिसे ऐसा करते देख आयान का दिल बैठ सा जाता है और उसे काफी बुरा लगना लगता है। साथ ही अपने बच्चे का सुन उसे पाखी पर बहुत ही गुस्सा भी आ रहा होता है और वह उसी गुस्से में पाखी को देखकर बोला, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया पाखी, तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। तुम ये कैसे कर सकती हो? आज मैं खुद से ही वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। जिस तरह से तुमने मेरे बच्चे को मार दिया वैसे ही हर पल तुम भी मरोगी। और आयान अपना किया हुआ वादा कभी नहीं भूलता। इतना बोल आयान काफी ज्यादा गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके वहां से जाते ही पाखी नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगती है और रोते हुए खुद से ही बोली, तुम्हें जो करना है करो और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। वैसे भी तुमने तो मुझे सालों पहले ही मार दिया था और जो पहले ही मर चुका है उसे अब तुम कैसे मारोगी? तुमने मेरे साथ इतना कुछ गलत किया और तुम सोच भी कैसे सकते हो
कि मैं तुम्हारी औलाद को जन्म भी दे सकती हूँ। कहते हुए ही पाखी अपने आंसू साफ करती है और उठकर बाथरूम में चली जाती है। इधर आयान भी बहुत गुस्से में अपने कमरे में आता है और वहां पर रखा सारा सामान गुस्से से ही इधर उधर फेंकने लगता है और थोड़ी ही देर में सारा सामान फेंकने के बाद आयान जमीन पर बैठ जोर से रोने लगता है और वैसे ही रोते हुए खुद से बोला, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो पाखी? तुम कैसे ये सब कर सकती हो? मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ काफी कुछ गलत किया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की, साथ ही जबरदस्ती तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया और तुम्हें छोड़कर चला गया, मगर मैंने वो सब इसलिए किया ताकि तुम्हें खो न दूं या तुम किसी और से शादी ना कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तो तुम्हें कितना प्यार करता था पाखी, और इन 5 सालों में मैंने तुम्हें कितना ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि मैं तुम्हें वापस लेने भी आने वाला था, मगर उस दिन मेरा वो एक्सीडेंट नहीं होता और उस दिन एक्सीडेंट में मेरे पैर पैरालाइज नहीं होते तो मैं कब का तुम्हारे पास लौट चुका होता और तुम्हें अपनी पत्नी होने का दर्जा भी दे दिया होता, मगर उस एक्सीडेंट ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मगर मुझे एक उम्मीद थी कि तुम मेरा इंतजार करोगी, मगर मैं गलत निकला पाखी। तुम तो पूरी तरह से मुझे भूल चुकी हो। तुम ये भी भूल चुकी हो कि तुम कभी मुझसे प्यार किया करती थी, यहाँ तक कि मेरे बिना जीने का तुम सोच भी नहीं सकती थी, मगर तुम सच में सब कुछ भूल चुकी हो, अपने आयान को भी भूल चुकी हो। इतना बोल आयान फुट फुट कर रोने लगता है और रोते हुए ही बोला, मेरा बच्चा, तुमने मेरे बच्चे को कैसे मार दिया पाखी? कैसे तुम मेरे बच्चे को मार सकती हो? इतना बोलते हुए ही आयान काफी जोर से रो रहा होता है। शादी वाला दिन सारा पैलेस मेहमानों से भरा हुआ था। आज इस शादी में शहर के सभी नामी लोग शामिल हुए थे, जो सभी अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे। सारे मेहमान बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ की सजावट की तारीफ कर रहे होते हैं, तो कुछ खाने पीने की। कुछ अमीर घर के बच्चे आपस में जान पहचान बढ़ा रहे होते हैं, तो कुछ बैठे खाना खा रहे होते हैं। और दोनों परिवार, पाखी का और आर्यन का, दोनों के ही परिवार काफी खुश होते हैं और वहां आए मेहमानों से बातें भी कर रहे होते हैं। साथ ही काफी बड़ा और सुंदर सा मंडप बनाया गया था, जहां पर एक हवन कुंड भी था और सारे मेहमान आ चुके थे। पंडित जी भी आकर बैठे हुए थे। अंदर कमरे में मेकअप आर्टिस्ट ने पाखी का काफी सुंदर तैयार किया था। पाखी ने आज काफी सुंदर गोल्डन रंग का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर हीरो से वर्क किया गया था और उस लहंगे की कीमत करोड़ों में थी, जिस पर बेशकीमती हीरो से कारीगरी की गई थी, जो काफी सुंदर था। पाखी ने उस लहंगे से ही मैचिंग डायमंड ज्वेलरी पहनी थी, डायमंड के इयररिंग्स, मैचिंग चूड़ियां, माथे पर सुंदर सा मांग टीका और नाक में बड़ी सी नथ और माथे पर बिंदी। बालों का काफी सुंदर सा जूड़ा बना हुआ था। चेहरे पर ना ज्यादा मेकअप था और ना ही कम, बिल्कुल नेचुरल मेकअप। होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, और इस समय पाखी काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है, बिल्कुल किसी परी की तरह। आज पाखी के चेहरे पर हल्का सा डर होता है, साथ ही घबराहट भी। जब तनु पाखी को ऐसे देखती है तो वह पाखी से बोली, पाखी, तू अच्छा सोच, सब अच्छा होगा। इस बार कोई भी तुझसे तेरी खुशियों को नहीं छीनेगा। वैसे भी इस बार तो तू आर्यन से प्यार करती है, तो कोई भी तुझसे तेरा प्यार और खुशियां कुछ भी नहीं छीन पाएगा। कहते हुए ही पाखी तनु के कंधे पर हाथ रख देती है। पता नहीं तनु क्यों, मगर दिल काफी बेचैन है, जैसे कुछ तो होने वाला है। कहते हुए पाखी बेड पर बैठ जाती है और उसकी बात सुन तनु कुछ सोच कर बोली, पाखी, तू इतना परेशान मत हो। देख, जब तक तू मंडप में नहीं पहुंच जाती तब तक मेरे तेरे साथ रहूंगी, और फिर हमारे गार्ड भी तो रूम के बाहर खड़े हैं, जो हमें मंडप तक सेफली लेकर जाएंगे। तो तुम परेशान होना बंद करो। इतना कह तनु पाखी को देख मुस्कुराने का इशारा करती है, जिसे समझकर पाखी भी हल्का सा मुस्कुरा देती है। इधर आर्यन दूल्हे की शेरवानी पहनकर काफी अच्छा लग रहा होता है और वह बस खुद को मिरर में देख
मुस्कुरा रहा होता है। आर्यन खुद से ही बातें करते हुए बोला, आज मुझे मेरा प्यार मिलने वाला है, जिस प्यार के लिए मैं 4 साल से इंतजार कर रहा था, जिस लड़की को अपनी पत्नी बनाने के लिए मैंने इतना इंतजार किया, आज मेरा वही इंतजार खत्म होने वाला है। आज के बाद पाखी और मैं, हम दोनों ही पति पत्नी बन जाएंगे और हमेशा साथ रहेंगे। कहते हुए ही आर्यन काफी खुश नजर आ रहा होता है और वह पाखी को अपनी दुल्हन के रूप में इमेजिन कर मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी तरफ आयान इस समय बहुत गुस्से में होता है और उसी गुस्से में वह खुद से ही बातें करते हुए बोल रहा होता है, नहीं पाखी नहीं, तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, खासकर मेरे भाई से तो बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें आर्यन से शादी नहीं करने दे सकता, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है तुम आर्यन से शादी बस मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो, और मैं अपने भाई की जिंदगी खराब नहीं होने दे सकता, ना ही तुम्हें कभी माफ कर सकता हूँ। तुमने मेरे बच्चे का नहीं, बल्कि मेरे प्यार का भी खून किया है। अब यह आयान रघुवंशी तुम्हारे सपनों का खून करेगा। सालों पहले जैसे तुम उस सूरज से शादी नहीं कर पाई थी, ठीक वैसे ही आज भी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, और मैं तुम्हारी शादी किसी भी हाल में नहीं होने दूंगा। तुम्हें हर दिन रोना और तड़पना होगा पाखी। तुम्हें मैं कभी भी सुकून के साथ नहीं जीने दूंगा, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बती नहीं, बल्कि नफरत भी हो। ऐसी नफरत जिसे मैं दर्द भी देना चाहता हूँ और तुम्हें दर्द में देख भी नहीं सकता। तुम्हें मैं पाना भी चाहता हूँ और तुम्हें खुद से दूर भी करना चाहता हूँ। कहते हुए ही आयन की आंखें एक जुनून के साथ भरी हुई होती है। कुछ समय बाद आर्यन और पाखी दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे और सारे गेस्ट भी वहीं पर होते हैं। दोनों परिवार मंडप के पास खड़े थे। पंडित जी मंत्रों को पढ़ रहे थे। पाखी और आर्यन दोनों के ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है और उन्हीं के पास खड़ी आयु सबसे ज्यादा खुश होती है, क्योंकि आज से उसे डैडी जो मिलने वाले थे, इसलिए आयु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पंडित जी मंत्रों को पढ़ते हुए बोले, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता को बुलाइए। जैसे ही पंडित जी यह बात कहते हैं, वैसे ही पाखी की आंखें हल्की सी नम हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी और उसके बाबा भी छोड़कर जा चुके थे, जिसे याद कर पाखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी आर्यन पाखी का एक हाथ पकड़ उसे उदास ना होने के लिए बोलता है, जिसे समझ पाखी मुस्कुरा देती है और समर और मिस्टर जैन दोनों को देखने लगती है और धीरे से बोली, डैड। जिसे सुनते ही मिस्टर जैन मुस्कुराते हुए आगे आते हैं और पाखी का हाथ आर्यन के हाथ में दे देते हैं, जिसे देख पाखी मुस्कुरा देती है। जिसके बाद वापस से पंडित जी मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं और मंत्रों को पढ़ते हुए ही दोनों से बोले, वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। जैसे ही पंडित जी यह कहते हैं, वैसे ही पाखी डर सी जाती है और उसकी आंखों के सामने सालों पहले हुई घटना आ जाती है, जिसे याद कर पाखी थोड़ा डर सी जाती है। तभी पाखी देखती है आर्यन ने अपना एक हाथ पाखी के आगे किया, जिसे देख पाखी आर्यन का हाथ थाम खड़ी हो जाती है और पंडित जी मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं। जिसके बाद आर्यन और पाखी दोनों फेरे लेने लगते हैं और सारे ही लोग उन पर फूलों की वर्षा कर रहे होते हैं। सभी खुश थे और पाखी भी आर्यन के साथ फेरे लेते हुए खुश थी। अभी उन दोनों के 6 फेरे ही हुए थे और 7वां फेरा शुरू होने ही वाला था। तभी एक तेज आवाज सबके कानों में पड़ती है, रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ती है, वैसे ही सारे लोग हैरानी के साथ अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगते हैं, जिसे देख सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। और जब पाखी उस लड़के को देखती है तो उसका दिल डर से बैठ जाता है। जी हाँ, वो लड़का और कोई नहीं, आयान है। अब क्या करने वाला है आयान? पाखी झूठ बोलकर आयान को उकसा क्यों रही थी? क्या चाहती है पाखी आखिर? ये तो पता चलेगा अगले भाग में। कहानी में बहुत से राज है,
जो धीरे धीरे सामने आएंगी। तो बने रहें मेरे साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।